नमस्कार। आप सभी दोस्तों का ख्याति क्लासेस के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम बात कर रहे थे अपने पिछली कक्षा में, हमने बात की संस्कृत की 10वीं कक्षा की संस्कृत की बात की। उसमें हमने घटिका की विषय वस्तु को पढ़ा और बहुत ही हमने आसानी से समझा कि कितने वजह को क्या कहेंगे, संस्कृत में कितने वजह को क्या कहेंगे, सपाद क्या होता है, सार्ध क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, पादोन क्या होता है। उसी कड़ी में हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं समास का विषय वस्तु को लेकर के। समास की विषय वस्तु को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। समास में आपकी 10वीं कक्षा के सिलेबस में जो नया सिलेबस आया है उसमें आपके केवल अविर्भाव समास को पूछा जाएगा। तो ये आपके फिक्स हो गया कि जो भी समास आएगा उसको तो आपको अविर्भाव समास लिखना है, लेकिन प्रश्न उस प्रकार से नहीं बनेगा क्योंकि वो पेपर बनाने वाला अब जान चुका है कि उनके अविर्भाव समास आएगा। मतलब सब जानते हैं कि अविर्भाव समास आएगा, तो आपको समास विग्रह पे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको हम सिखाएंगे। उससे पहले इसका जो भी समास का जो भी सामान्य अध्ययन है वो हम कर लेंगे। इसके पश्चात हम आपको समास विग्रह के बारे में बताएंगे और हम एकमात्र अविर्भाव समास के बारे में पढ़ेंगे जो आपके 10वीं कक्षा के लिए उपयोगी है। तो समास टॉपिक जो हमारा है, पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो संस्कृत में लिखा है समास शब्द से व्युत्पत्ति। समास शब्द की व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति कैसे हुई, समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो उसके लिए सम उपसर्ग अस धातु और गह्य प्रत्यय से क्या बना, समास शब्द बना। सम उपसर्ग अस धातु और गह्य प्रत्यय। ये छोटे छोटे जो प्रश्न आपके 10 प्रश्न आ सकते हैं पहले वाले, उसमें ये आधे नंबर का या 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। अब उसकी परिभाषा देखेंगे हम संस्कृत में। तो अनेकेषां पदानां एक पदी भवने समासः। क्या देखना फिर से आप, परिभाषा है उसकी, अनेकेषां पदानां एक पदी भवने समासः। अनेक पदों का मिल करके एक पद में बन जाना, अनेक पदों का मिलकर के एक पद हो जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। हिंदी में अगर इसका अर्थ हम देख सकते हैं तो 2 या 2 से अधिक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। उसको संस्कृत में लिखते हैं यदा अनेक पदानि मिलित्वा, यदा अनेक पदानि मिलित्वा एकम पद जायन्ते, एकम पद जायन्ते समासः कथ्यते। यह हमने परिभाषा को थोड़ा बृहद और विस्तृत कर दिया कि यदा अनेक पदानि, अनेक पद मिलकर के, मिलित्वा यानी मिलकर के, इसमें त्वा प्रत्यय है। ठीक है, एकम पदम एक पद बन जाता है, जायते यानी बन जाता है, समास कथ्यते समास कहा जाता है। उसको देख सकते हैं हिंदी में सम का अर्थ होता है पास, आस यानी रखना, और उससे समास बना। समीप रख लिया गया हो, 2 टुकड़े अलग अलग हो या बहुत बड़ा शब्द हो, उसको जोड़ करके अर्थ वही होना चाहिए। मेरी बात समझो आप, अर्थ वही होना चाहिए लेकिन पद छोटा हो जाना चाहिए, शब्द छोटा हो जाना चाहिए। समास का सामान्य अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे कि हिंदी का एक शब्द ले लेते हैं हम, राजा का पुत्र। क्या हो गया, राजा का पुत्र। अब ये 3 शब्द हैं, लेकिन इन 3 शब्दों को अगर हम छोटा करके बिना अर्थ परिवर्तन किए हुए हम अगर उसको छोटा करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, राजपुत्र। क्या लिख सकते हैं, राजपुत्र। अर्थ वही है, राजपुत्र, राजा का पुत्र कहो या राजपुत्र कहो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां हिंदी में आपको बताया, महान है जो राजा, कितना बड़ा शब्द हो गया, महान है जो राजा, मतलब 4 शब्द हो गए। लेकिन उसी को संक्षिप्त में लिखना है और समास का तात्पर्य यही है, समास का अर्थ यही है, संक्षिप्त करके लिखना। महान है जो राजा, उसी को हम एक शब्द में लिख सकते हैं, महाराज। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इसको देख लीजिए आप, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र ये 3 शब्द हैं, लेकिन इसको छोटा करके लिख सकते हैं, संक्षिप्त करके लिखेंगे तो होगा क्या, राजपुत्र। क्या हो जाएगा,
राजपुत्र। उसी के हिसाब से हम संस्कृत में देख लेते हैं, जैसे कि यहां लिख देता हूं मैं सीतायाः, क्या लिखा, सीतायाः पति, क्या लिखा, सीतायाः पति, और एक लिखा मैंने राज्ञ पुरुषः, राज्ञः च पुरुषः, ठीक है, सीतायाः पति। अब ये दो शब्द हैं, लेकिन अगर उसको संक्षिप्त करके लिखना हो तो इसे लिख सकते हैं सीता पति ही, और यहां लिखेंगे राजः, राज्ञः पुरुषः, क्या लिखेंगे, राज्ञः पुरुषः। अब इस प्रकार के समास की व्युत्पत्ति कैसे हुई, समास की परिभाषा क्या है, वो सब हमने अच्छी तरीके से देख लिया। इसके बाद हम समास के भेद को देखेंगे, समास के प्रकारों को देखेंगे। पद की प्रधानता के आधार पर प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं। उसमें तत्पुरुष समास के 2 भाग होते थे, व्यधिकरण और समानाधिकरण, ठीक है। व्यधिकरण तत्पुरुष में जिसमें विभक्तियों के बारे में पता जाता है, और समानाधिकरण में फिर द्विगु समास के बारे में पढ़ा जाएगा। लेकिन हमें इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे 10वीं के सिलेबस में अभी एकमात्र अविर्भाव समास है। लेकिन हम इतना लिख देंगे और इतना पढ़ लेंगे कि कितने प्रकार के समास होते हैं। उन 6 समास के नाम तो आपको याद होने चाहिए। अभी तक हमने देखा कि समास क्या होता है, समास की जो सामान्य अर्थ में उसका प्रयोग क्या था, वो सब हमने देखा। अब हम देखेंगे कि मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर तो 4 होते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हम 6 के बारे में जानते हैं। अब अपने को सिर्फ नाम याद रखना है अभी तो, क्योंकि अपने अविर्भाव समास से ही संबंधित है। अभी मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। अविर्भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। पद की प्रधानता के आधार पर 4 क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें अविर्भाव समास होता है, ठीक है। ये कर्मधारय और द्विगु ये तत्पुरुष के भाग होते हैं। द्वंद्व समास अपने आप में अलग होता है और बहुब्रीहि समास अपने आप में अलग होता है। 6 हैं, लेकिन एक के 2 भाग हैं, करके 4 होते हैं, ठीक है। अविर्भाव समास का सामान्य अर्थ देख लेते हैं कि अविर्भाव में पहला पद हमेशा अव्यय होता है, प्रायः पूर्व पद प्रधान अविर्भाव समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेष्य और विशेषण की प्रधानता बतलाई जाती है। एक विशेष्य होगा और एक विशेषण होगा। जैसे हिंदी में चांद जैसा मुखड़ा, चांद जैसा मुखड़ा। अब चांद अलग है, मुखड़ा अलग है। किसी का चांद का जैसा मुखड़ा हो सकता है, लेकिन कोई नायक अपनी नायिका को संबोधित करता है, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को संबोधित करता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो हो ही नहीं सकते, ऐसे हो ही नहीं सकते। मृग नयनी, अब मृग के समान नयनों वाली, ऐसे कवि अपने प्रयोग करते हैं। हिंदी के शब्दों में आपने देखा होगा, संस्कृत में कवियों को देखा होगा, ऐसे प्रयोग करते हैं, मृग नयनी। अब मृग के समान नयनों वाली मतलब चंचल नयनों वाली, तो उसके लिए ऐसा एक शाब्दिक अर्थ प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो विशेष्य और विशेषण, नील कमलम, नील कमलम, नीला है जो कमल। कर्मधारय समास हम इन पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन उनको सामान्य अर्थों में समझ लेते हैं, क्योंकि अपने अविर्भाव समास से संबंधित है। वर्तमान तत्पुरुष, तत्पुरुष में सभी विभक्तियों से संबंधित होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना, संबंध षष्ठी का के की सदिगण सप्तमी में पर ऊपर। तत्पुरुष समास को पढ़ने के लिए हमें विभक्तियों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं द्विगु समास की, जो कि तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। द्विगु समास में सामान्य तौर पर जो भी संख्यावाची शब्द आपके आगे आया पहले पद में, मतलब 2 पद होते हैं, समास के 2 पद होते हैं, मैंने बताया था, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद में आपके संख्या होनी चाहिए, जैसे कि नवरात्र, चौराहा, सप्तऋषि, ये जो शब्द मैंने बोले उसमें आगे संख्यावाची शब्द हैं। तो जिसमें भी संख्यावाची शब्द आगे आएगा वो द्विगु समास होगा। अब द्वंद्व समास, द्वंद्व समास को एक छोटे से रूप में हम देख लेते हैं। द्वंद्व, द्वंद्व यानी ऐसी स्थिति, द्वंद्व कब होता है? जब मैं ये भी चाहता हूं वो भी करना चाहता हूं, ठीक है। उसमें दोनों बातें हमारे द्वंद्व उत्पन्न करती है, तो उसमें दोनों चीजें आपके लिए आवश्यक है, तो ऐसी चीजों के लिए द्वंद्व होता है। जैसे कि आपका 10वीं बोर्ड का एग्जाम है और उसी समय पे आपके भाई या बहन की शादी है, और उसी दिन 10 से 12 बजे आपका एग्जाम है और 10 से 12 बजे आपका भाई या बहन मंडप में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने मन में कितना द्वंद्व होता है? द्वंद्व होता है कि नहीं होता है? और ऐसा रहता हुआ मैं वहां जाता, मैं ऐसा करता, वैसा करता। हाँ, आप लास्ट में अपनी परीक्षा को ही महत्व देते हैं, वो अलग बात होगी, लेकिन परीक्षा के समय में भी आपको अपने मन में द्वंद्व होगा कि नहीं होगा? आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे पेपर को, यूं होता है नहीं होता? तो द्वंद्व समास, द्वंद्व यानी
इसमें आएंगे माता और पिता, माता च पिता च, ठीक है, शिव केशव च, ठीक है, हिंदी में देख सकते हो तो दाल और बाटी, भाई और बहन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो और का यहाँ इसमें द्वंद्व समास में और लुप्त हो जाता है। फिर बात करेंगे हम बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जो भी आपके दो पद होते हैं, कौन कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद में जो भी दे रखा होता है उससे तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है। तीसरा अर्थ कैसे, जैसे कि हिंदी में आपने देखा होगा, दश है आनंद जिसके, आनंद मतलब मुख, क्या होते हैं, मुख, दश है आनंद जिसके। अब दश और आनंद उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन दश है आनंद जिसके, दश मुख किसके थे, मतलब तीसरा अर्थ निकला। तीसरे अर्थ में कौन हो गया, रावण, कौन हो गया, दश आनंद किसके थे, 10 मुख किसके थे, ठीक है। अब लंबा है उदर, जैसे कि आ गया लंबोदर शब्द आ गया, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। अब लंबा उदर तो किसका है, हम सामान्य अर्थ में लेके तो गणपति का, ठीक है, गणेश जी का, भगवान गणेश का, तो तीसरा अर्थ निकलता है। त्रिनेत्र शब्द आ गया, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, ठीक है। अब तीसरा अर्थ निकल रहा है। अब आप ऐसे बात करोगे कि सर आपने कहा था कि संख्यावाची शब्द आगे आ जाए तो उसमें द्विगु समास होगा, लेकिन इसमें द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि तीसरा अर्थ निकल रहा है इसके, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले, 3 नेत्रों वाले कौन, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। अब हम अपनी 10वीं कक्षा के अनुसार जो भी समास हमारे संस्कृत में है तो वो कौन सा है, अविभाव समास, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अविभाव, प्रायेण यानी प्रायः, पूर्व यानी पहले का, पद पदार्थ प्रधानो अविभाव, पहले का जो भी पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। अविभाव समास की पहली विशेषता यह है कि उसका जो भी पहला पद होता है वो अव्यय होता है। अव्यय यानी उपसर्ग होता है, उप, अधि, अनु, निर, निस, दूर, दुस, ये 22 उपसर्ग होते हैं आपके संस्कृत में, 22 उपसर्ग होते हैं। तो अव्यय ही होंगे, जितने भी होंगे वो अव्यय ही होंगे। तो प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अविभाव, पहले जो भी शब्द आएगा, पहला पद जो भी होगा वो अव्यय होगा, ठीक है, और उसकी ही प्रधानता गिनी जाएगी। उसको हिंदी में आपको समझा देता हूं मैं, अर्थात जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक है। पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद संज्ञा होता है, ठीक है, संज्ञा शब्द होता है। कोई भी पहले का पद ऐसा होगा जो अव्यय होगा, जो सातों विभक्तियों और तीनों लिंगों में न बदले, उसे अव्यय कहते हैं, ठीक है। इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, आपको पहले ही बता दिया गया कि इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, ये विशेषता है उस समास की। समास के दोनों पद मिलकर के, दोनों पद मिलकर के, समास के दोनों पद मिलकर अव्यय होते हैं और समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, और जो भी पूरा शब्द बनेगा, पूरा पद बनेगा वो क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाएगा। अब मैं यूं कह रहा हूं कि आपके आगे वाली जो भी कक्षा होगी उसमें हम समास के क्या क्या प्रकार हैं, जो जो अव्यय लगा करके जो भी महत्वपूर्ण अव्यय हैं उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, और किस प्रकार से समास विग्रह करना पड़ेगा वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए आप जो भी इसकी दूसरी कक्षा आएगी, जो भी दूसरा वीडियो आएगा वो देखना न भूलें, और ख्याति क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।